तो हमें सीधा रिवीजन करना है ना, सीधा रिवीजन, नो बकवास सीधी बात, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझेंगे। तो बिल्कुल आराम से देखना है आपकी कितनी तैयारी है, रिवीजन करके देखना है, ठीक है। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत राम राम नमस्कार, ठीक है। चलो बात करेंगे आज हम कुछ क्वेश्चंस की। तो आप याद रखना कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल शांति से रिलैक्स होके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे और कोर्स पे जाके आप पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है, जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 EVS के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है, आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे PDF नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट बताओ ये क्वेश्चन क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और प्लीज यहां कॉन्सेंट्रेट करो सारे लोग, देखो। ठीक है, ठीक है गोपाल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड, आपको यह बताना है। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्या होता है, गैर प्रायिकता आधारित की बात करनी है, गैर प्रायिकता आधारित। तो बताइए, एक तो प्रोबेबल होता है, ठीक है, और एक है नॉन प्रोबेबल, याद है आपको? चलो याद करो वो फटाफट, है ना। नॉन प्रोबेबल और प्रोबेबल। प्रोबेबल में कौन कौन सा किया था, जिसमें एवरी सैंपल हैव इक्वल चांसेस, याद है ना। प्रोबेबल में क्या है, हर एक सैंपल को इक्वल चांस मिलता है, और नॉन प्रोबेबल में हर कोई क्या नहीं मिलता, इक्वल चांस नहीं मिलता। तो नॉन प्रोबेबल में कौन कौन सा आएगा बताओ। डायमेंशनल सैंपलिंग, आयामी नमूनाकरण, एक तो ये है नॉन प्रोबेबल का, बिल्कुल ठीक है। एक है स्नोबॉल सैंपलिंग और एक है जजमेंटल सैंपलिंग। क्या सभी को याद है? B, D और E इज द राइट आंसर। B, D और E क्यों आया आपको पता है कि इसमें, इसके अंदर ये जो B, D और E है, इसमें एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस। नॉन प्रोबेबल में हर एक सैंपल को इक्वल चांस नहीं मिलता, डायमेंशनल में, जजमेंटल में और स्नोबॉल में। और जो ये बाकी बच गया क्लस्टर सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग, इनमें एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस इनमें। तो ये प्रोबेबल के एग्जांपल है A और C। और पूछा है हमें नॉन प्रोबेबल, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, B, D और E, याद रखना। और स्नोबॉल सैंपलिंग का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है आपको पता है स्नोबॉल सैंपलिंग का, है ना। स्नोबॉल, थोड़ा हाथ साइड में करना है, ओके, हाथ साइड में करना है थोड़ा सा, बिल्कुल कर देते हैं अभी। स्नोबॉल सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है, अभी कर देते हैं, नेटवर्किंग सैंपलिंग। नेटवर्किंग, हाथ साइड कर देते हैं, 1 मिनट वेट कर ले, ठीक है। अभी श्योर है, बताइए, ठीक है, नेटवर्किंग सैंपलिंग। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमाओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए किया जाता है? और एक होता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट, याद है क्या ये दोनों टेस्ट आपको? विशिष्ट प्रतिक्रिया परीक्षण, ये 2 टेस्ट होते हैं, ये किस लिए किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो पहला मैक्सिमम तो इसलिए किया जाता है कि अपर लिमिट क्या है, मतलब एक बेस्ट पोजीशन में या बेस्ट सिचुएशन में कितना अच्छा काम कर सकता है, अपर लिमिट जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला ठीक है। दूसरा क्या करता है, उसका स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करता है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट याद आया, कुछ हमने किया था, तो बताओ इसमें कैसा आएगा ऑप्शन, इसमें क्या आएगा ऑप्शन में?
जल्दी बताओ क्या आएगा। ओके नंदी मैम, प्रणाम बहुत बहुत। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट रिवीजन करो, फटाफट 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 फटाफट। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। सीधी पढ़ाई, नो बकवास। इन द कोग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि शिक्षण सीखने के उद्देश्य के संज्ञानात्मक डोमेन में कोग्निटिव से क्वेश्चन पूछा है। तीन शब्दों की बात करते हैं ना, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो आपको कोग्निटिव में पूछा है, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, विच विल बी कैटेगराइज्ड एज ए हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम, जिसे उच्च प्रकार के सीखने के परिणामों में वर्गीकृत किया जाएगा। क्या क्या होगा इसमें आपको यह बताना है। टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, कोग्निटिव डोमेन में बताना है, संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर बताना है। तो बताइए कौन कौन सा होगा संज्ञानात्मक ज्ञान में। संज्ञानात्मक कोग्निटिव किससे संबंधित होता है, याद है आपको, ब्रेन से संबंधित होता है। तो बेस्ट कौन सा होगा, तीन ऑप्शन चूज करने हैं, चूज करिए, तीन तीन चूज करो फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें एक तो होगा एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट, वैचारिक तत्वों का विश्लेषण, बहुत जरूरी है, वही कर सकता है जिसका कोग्निटिव अच्छा हो, संज्ञानात्मक अच्छा हो, बिल्कुल। दूसरा क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, ये होगा, या सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव। ओए होए, सिंथेसिस तो सबसे ऊपर लेते हैं हम कोग्निटिव में, अगर आपको याद है तो, सिंथेसिस जिसमें हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा था, याद है कुछ, तो ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। और क्या है, और देखिए एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल है एक तो, और एक और क्या है, इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग जजमेंटिंग यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। इन दोनों में चूज करिए कौन कौन सा आएगा, फटाफट चूज करिए, फटाफट चूज करिए। एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, इसमें और इसमें क्या करके आओगे, सी और ई में क्या करोगे बताओ, सी और ई में क्या करोगे। आंतरिक और बाहरी मानकों का उपयोग करते हुए निर्णय शामिल करना, या एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल। सी और ई में क्या चूज करोगे, दोनों बहुत अच्छे हैं, जल्दी बताइए। ई चूज करोगे क्या, बताइए कौन सा चूज करोगे। आपको ये मैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, इनमें चूज कर लो, कौन सा करोगे फटाफट बता दो। ई चूज करोगे, चलो ठीक है। इवेल्युएटिंग इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक बात सुनो, यहां मैं आपको फंसाने वाला हूं, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बी सी डी और बी डी ई में, आप मुझे राइट आंसर बताओ। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं कुछ बच्चे, इनमें मेरे को एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि इनमें माइनर डिफरेंस है, वो मैं जानना चाह रहा हूं। आपकी तैयारी ठीक नहीं लग रही है मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक नहीं लग रही है। ये दो ऑप्शन मैंने बता दिए, बी और डी तो आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। अब आप मुझे सी और ई में चूज करके बता देना कौन सा आएगा, ठीक है प्लीज। ये होमवर्क है, और जो क्लास में वही बैठे जिसको होमवर्क भी करना है, ठीक है। सर वो एग्जाम का टाइम है, होमवर्क मत देना, एक होमवर्क दूंगा हर क्लास में, ज्यादा नहीं दूंगा, ये आपके दिमाग की नसें खोल देगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एबिलिटी कंपोनेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ ए टीचर। बिल्कुल बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक क्षमता के वर्णन करने में घटक है, या क्षमता को घटक, जो ऐसी कौन सी चीज है जो शिक्षण की क्षमता का वर्णन करते हैं, या शिक्षक की क्षमता का वर्णन करते हैं, आपको बताना है। कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ठीक है, स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशंस, कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क। क्या आएगा इसमें, यह बता दीजिए, फटाफट बताइए, इसमें क्या आएगा, फटाफट बताइए भाई, फटाफट। इसमें ये तो आएगा ही आएगा, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, पढ़ाए जा रहे विषय का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए, यानी कि बी तो आएगा ही आएगा। तो इसको काटो, क्योंकि इन दोनों में बी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। स्किल क्या करना है, फिर कह रहे हैं स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, शिक्षण कार्यों के विश्लेषण में कौशल, ये भी बहुत अच्छा है भाई, ये भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन,
कार्य संबंधी परिस्थितियों का सीखने में अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी बड़ा काम है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सी और डी इज द राइट आंसर। बी, सी और डी इज द राइट आंसर। बी, सी और डी, नॉट ए, बी, सी और डी, क्योंकि इसके अंदर जो ये है ना एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से करो भी। जूम और कर दूं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये तो पूरा जूम है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, ध्यान से, कुछ कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। मुकेश, वैसे तो ई भी होना चाहिए, ए क्यों नहीं, है ना? बात ठीक है, लेकिन बेस्ट चूज करने मुकेश, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ठीक है ना? एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन, ये ज्यादा, ये कॉन्फिडेंस होगा वही कर सकता है। कार्य संबंधी परिस्थितियों के सीखने में अनुभव, ये बड़ा इच्छा वो भारी है, वो सारी चीजों को लेके चला जाता है। ठीक है, समझ में आई मुकेश बात? ये क्वेश्चन देखो भाई, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, वेरी गुड, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, फटाफट रिवीजन करो। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है? बताओ बताओ बताओ। अरे सर हमें पता है ये क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है। तो सीधी सी बात है, गुणात्मक वाली रिसर्च के बारे में आप पूछ रहे हो, तो गुणात्मक वाली शोध कौन कौन सी होगी हमें पता है। एक्सपेरिमेंटल होगी वो तो मात्रात्मक होगी, काट दो इसको। फिनोमिनोलॉजिकल होगी एक तो गुणात्मक, यानी कि जो दृश्य घटना पे आधारित होगी। एक इथिनोग्राफिक निर्जातीय शोध है वो गुणात्मक है, ठीक है ना, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। और एक्स पोस्ट फैक्टो एक्शन में, एक्स पोस्ट फैक्टो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। एक्शन रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है। तो ए, बी और ई इज द राइट आंसर। कहां है रे? ए सॉरी, ये बी, सी और ई इज द राइट आंसर। बी सी ई, बी सी ई। ए तो वो हो गया ना क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो बी, सी और ई इज द राइट आंसर। बी सी ई इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट 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 आगे चलो आगे, शानदार। ये देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत कौन सा है वो बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है आपको वो बताना है, फटाफट बताइए गलत कौन सा है। पहला, इसमें तीनों चीजों सीखने की भी है, मतलब तीन तो ठीक है ना, एक गलत है तो तीन चीज सीख भी लो। पहला कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए डिप्लीशन का जो, जिस वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसी पदार्थों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, जबकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो आगे देखो, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, आपको ये सीखना भी है क्योंकि ये करेक्ट है ना, और सही बात है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ग्रीन हाउस गैसेज है, तो ये भी ठीक है। लेकिन आपसे तो पूछा है गलत कौन सा है। डॉब्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, नहीं, डॉब्सन यूनिट ऑक्सीजन कंटेंट के लिए थोड़ी होती है, ये तो इनकरेक्ट है भाई, और इनकरेक्ट ही पूछा है। वो चौथा क्या, यूज ऑफ इंसिनरेटर इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। बिल्कुल, जो हम हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको इंसिनरेटर के माध्यम से मैनेजमेंट करते हैं। इंसिनरेटर उच्च ताप पे जला देना, ठीक है। तो ये तीन, ए, बी और डी तो सही है, गलत कौन सा है, सिर्फ ये, डॉब्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। जल्दी जल्दी आंसर करिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, फिर द रिसर्च, ये अभी कर लिया अपन ने, अभी जस्ट कर लिया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हमने करा था ना कौन कौन सा, ये और ये, बी, सी और ई, बी, सी और ई, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, एलआर का क्वेश्चन है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरोवत एंड शेषवत इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणाज। आप बताओ, हम पुरोवत और शेषवत की टर्म पढ़ते हैं, परमाणा में कौन से में पढ़ते हैं, पुरोवत शेषवत, याद आया कुछ? अरे वही काले बादल, वर्षा हो गई या वर्षा देखी, तो कहां से, ये याद करो, पुरोवत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये तीन शब्द पढ़े थे। कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे? अनुमाना को साइकोलॉजी के बेस पे हमने डिवाइड किया था, तो अनुमाना को ही अंदर पढ़े थे, याद आया? अरे अनुमाना को, ठीक है, अनुमाना को हमने माइनर, मेजर और साइकोलॉजी बेस्ड पे क्या किया था,
क्लासिफिकेशन किया था ना, और साइकोलॉजिकल बेसिस पे किस किस में बांटा था अनुमाना को, पूर्ववत, शेषवत और सम्मान्यत और दृष्ट। तो ये पूछा है कि पूर्ववत और शेषवत किस में है, अनुमाना में ही तो है, अनुमाना में ही तो है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ। अरे सिंपल क्वेश्चन फटाफट कर देंगे सर। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर परफॉर्मेंस, शिक्षण के किस स्तर में छात्रों के व्यवहार को संरचित करने, मार्गदर्शन करने और बारीकी से निरीक्षण करने, किस में होता है भाई बताओ? स्टूडेंट परफॉर्मेंस इसमें बिल्कुल डोमिनेट किस में होता है? आप याद करो, वो हमने 3 लेवल पे पढ़े थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ज्यादा मॉनिटरिंग किस में होती है? मेमोरी लेवल, क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक होता है पूरा का पूरा। सारा रिवाइज हो जाना चाहिए दिमाग में, सारा रिवाइज होना चाहिए, है ना, सारा रिवाइज हो जाना चाहिए दिमाग में फटाफट। ये क्वेश्चन जो इवेल्युएशन का क्वेश्चन है, यूजीसी हर बार पूछती है फ्रेंड्स, हर बार पूछती है, हर बार। यहां हम पढ़ते हैं ना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, ये सब याद है। तो आपको ये फॉर्मेटिव किस में मिलाओगे? ये है ना, बार बार आप क्वेश्चन देखोगे तो सारी चीज याद भी रहना चाहिए। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किस में होता है? द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट्स आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। जैसे ऐसे इंप्रूवमेंट जैसे शब्द आ जाए वो फॉर्मेटिव में ही होगा, यानी कि फॉर्मेटिव किसका है? इसका उपयोग करने का इरादा, सुधार के लिए गुंजाइश और क्षमता की पहचान करना है। ए का 3 आएगा, ए का क्या आएगा? 3 आएगा। पता चल गया क्यों आएगा ए का 3? अरे हाँ चल गया। रेगुलर बेसिस पे हम अगर फॉर्मेटिव इंप्रूवमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है, मैं आपको अभी क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछना, कंटिन्यूस बेसिस पे क्वेश्चन पूछना, तो ये होगा। समेटिव में क्या होगा? समेटिव में ए का 3, ए का 3 सिर्फ इसी में है, देखो फर्स्ट में हो गया क्वेश्चन। और वहां जाके पेपर में जिद नहीं करनी, ध्यान रखना प्लीज फ्रेंड्स, कहीं वहां जाके जिद करने लग जाओ मैं सारे देखूंगा ऑप्शन, अरे एक से हो गया, टाइम बचा ले, आगे चल ले, ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। हम तो कर लेते हैं, चलो। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ये लास्ट में होता है, जजमेंट के लिए होता है, बिल्कुल, बी का 4 हो गया। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, और नॉर्म रेफरेंस में हमने देखा है परसेंटाइल और रैंक होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंशियंट इंडिया द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सेटेड। प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित कितना किया गया था? बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर प्राचीन भारत में उम्र कितनी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 16 ईयर्स, 16 साल, ठीक है, याद रखना भाई, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अरे वाह। एमएचआरडी की स्कीम है विद्वान, इसका एम क्या है? विद्वानों को मिलवाना है भाई, यानी कि क्या करना है? एक डाटाबेस तैयार करना है। जो भी रिसर्चर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इनका डाटाबेस तैयार करना है, यही है विद्वान। ई क्रांति स्कीम किससे संबंधित है? बताना फ्रेंड्स, ये आता है आपसे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ई क्रांति किससे संबंधित है? बताओ, ई क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। ई क्रांति किससे संबंधित है? ई कल्पा किससे संबंधित है? ये बताओ जल्दी जल्दी, ई कल्पा किससे संबंधित है? फटाफट बताओ, ठीक है। रोबोटिक्स के लिए कौन सी है? कौन सी स्कीम है? इसका नाम बताना है आपको, जल्दी बताओ, ठीक है। ई क्रांति, फटाफट बताओ रे, फटाफट, टाइम नहीं है। ई क्रांति स्कीम है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उसमें इंटरनेट की सुविधा, उनको कनेक्टिविटी से जोड़ना, एक तो ये है। ई कल्पा डिजाइनिंग से संबंधित है, वेरी गुड। और रोबोटिक्स के लिए कौन सी है स्कीम? जल्दी बताओ, रोबोटिक्स के लिए कौन सी स्कीम है? जल्दी बताओ। ई यंत्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आप लोगों को याद आ रहा है, ठीक है। ई यंत्रा, वेरी नाइस, बहुत शानदार, अति उत्तम। ये बताओ भाई, ये क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ए लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन हैंड वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर। लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया आपको, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। अरे वन ब्रांड की कोई बात नहीं करता, लैन विद इन बिल्डिंग की बात करता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आईएसपी का फुल फॉर्म कह रहा है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर होता है। अरे इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर नहीं होता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, नाइदर ए और नाइदर बी, कोई भी ठीक नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। वेरी गुड, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट रिवाइज करवा जाऊंगा बस, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, एग्जाम का टाइम है, वही आए जिसको पढ़ना है, फालतू की बकवास करनी है वो जाके अपनी चाय पी ले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ ए यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को बाहरी दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सहेजने की अनुमति देता है? बताइए कौन सा होता है? अरे बाहरी की आप प्रतिलिपि यानी कि कॉपी कर लेते हो और एज ए सेव हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कौन सा होता है वो बता दो कंप्यूटर में। ये तो आप यूज करते रहते हो। अरे यूज करते हो ना सर? हाँ यूज करते हैं, स्कैनर का यूज होता है ना, स्कैनर ही तो होता है, स्कैनर होता है, स्कैनर होता है। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। स्कैनर होता है, बिल्कुल स्कैनर होता है, ठीक है। प्रिंटर तो आपको पता है प्रिंट निकालते हैं, प्लॉटर है वो बड़े साइज का प्रिंटर होता है। स्पैम मेल होती है जो ऐसी मेल वगैरह आपको पास आ जाती है जो स्पैम होती है, मतलब इनबॉक्स वगैरह में नहीं आते, जिनसे देखना स्पैम लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्कैनर होगा। क्या होगा? स्कैनर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन, इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? बताइए, अरे बता दो किस में माना जाता है? जीबीपीएस, ठीक है ना, पर सेकंड कितना गीगाबाइट होगा, ठीक है। अब कई लोग इसमें गीगा हार्ट्ज में हो जाएंगे कंफ्यूज। अरे गीगा हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रहता है, इंटरनेट का नहीं है। और गीगाबाइट जीबी ये तो मेमोरी है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। और डीपीआई क्या होता है? डीपीआई की फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? डीपीआई की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है भाई, जल्दी बताओ। ये 1 डे 1 यूनिटी चल रही है, इसमें सारी यूनिट का रिवीजन हो रहा है। अब पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज। जो क्लास चल रही है उसको तो देख लो प्लीज ढंग से, ऐसे मत करो, बहुत अच्छे छात्र हैं आप। डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। क्या है? डॉट्स पर इंच, इसकी पूछी जा सकती है आपको। और ये क्या होता है, जो कई बार कहते हैं ना हमने इमेज ली और इमेज फट सी जाती है, वो एक तरह से डीपीआई डॉट पर इंच, कितना डॉट है जितना अच्छा होगा वो उतनी कम फटेगी, ठीक है ना। ये है डॉट्स पर इंच, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा है। ध्वनि प्रदूषण से हमें अनिद्रा भी हो सकती है, एक तो ये हो गया, अनिद्रा हो सकती है। दूसरा, हम जो बोलते हैं उसमें स्पीच में इंफेरेंस आ सकता है, वाक में रुद्धता आ सकती है। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। और थ्रेशोल्ड हियरिंग हमारी शिफ्ट हो जाए, ऊंचा सुनना लग जाता है कई बार, तो ये हो जाएंगे। यानी कि कौन कौन सा हो गया? बी, सी, डी और ई। तो बी, सी, डी और ई इज द सेकंड ऑप्शन। ये जो वीक इम्यून सिस्टम वगैरह है इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इम्यून सिस्टम तो खाने पीने एक्सरसाइज से अच्छा होता है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए मुख्यतः जो है वो पार्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ वगैरह ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन ये चीजें कर सकता है। इनसोम्निया भी बोलते हैं स्लीपनेसनेस को, ध्यान रखना, इनसोम्निया भी बोलते हैं, ये शब्द भी याद रखना, कई बार ये शब्द भी दे देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना, एक बार बता दीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से रिवीजन हो रहा है क्या? एक बार रिव्यू दे दीजिए कि आपको ये ठीक लग रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके हर यूनिट से क्वेश्चन से आपका रिवाइज करवा जाऊंगा और आपकी जो अंतर्मन है उसकी चेतना है उसको जागृत करवाने के लिए आया हूं मैं, ठीक है। थोड़ा देख के कॉन्फिडेंस आता है और ये लगता है कि हाँ ठीक लो, ये चीजें हम रिवाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। सरिता जी, एक लैपटॉप से बाहर आने को हो रहा है, ये स्क्रीन बहुत बड़ी दिख रही है, आप करो जूम, ठीक है, ये सबको दिख रहा है। चलो फिर ठीक है,
फिर ठीक है, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको तो पता होना, आपका रिव्यू अच्छा होगा तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। Which of the following is the correct sequence of greenhouse gases according to relative global warming potential? ये मैं हर बार क्वेश्चन दिखाता हूं क्योंकि मेरे को दो टर्म समझानी होती है। एक होता है कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन मतलब एक तरह से योगदान, है ना, और एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एक तरह से उसकी क्षमता, कैपेसिटी। तो अगर पोटेंशियल का पूछे तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम पोटेंशियल है, उसके ज्यादा मीथेन है, उससे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड है, उससे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कंट्रीब्यूशन का, तो कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए इसको क्वेश्चन को शामिल करता हूं, क्योंकि इन शब्दों को जरूर पढ़ लेना कि पोटेंशियल पूछ रहा है या कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। ये कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल में डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना। तो कमेंट बंद करके पढ़ लीजिए सरिता जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है बायोमास फ्यूल हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म ए सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे। बायोमास ईंधन में संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता होती है, क्योंकि बताइए क्यों। ये कह रहा है कि जो भी बायोमास फ्यूल होता है, बायोमास जो बायोमास यानी कि पेड़ पौधों वगैरह से हम गोबर से ये ईंधन प्राप्त करते हैं, ये सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछा है ना, उदासीन है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है सीधा सा बात कि प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन एज मच दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो, यानी कि वे उपभोग और वृद्धि की मात्रा के आधार पर दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। मतलब जितना उन्होंने लिया उतना ही उन्हें उत्सर्जन कर दिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। अरे जितना वो ले रहे हैं ग्रोथ में, ठीक है ना, और उतना ही वो उत्सर्जित कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो इसीलिए इसको बोला है कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स, क्योंकि जितना वो कंजप्शन करते हैं कंबशन के दौरान उतना ही उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट याद रखना है। ये करके दिखाओ, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। Polluted river with very high value of biological oxygen demand may produce a fuel smell. जैविक ऑक्सीजन डिमांड की बहुत उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियां एक दुर्गंध पैदा कर सकती है। आपको बीओडी, सीओडी और डीओ याद है ना। अरे बीओडी, सीओडी और डीओ याद है क्या, ये है ना, ये याद है। तो जिस भी वाटर बॉडी का बीओडी ज्यादा होगा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उतनी ज्यादा प्रदूषित है, यानी कि उसमें उतने ही बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत पदार्थ ज्यादा है, तो उसमें स्मेल आएगी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में लेते हैं, जो ऑक्सीजन जहां प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर अगर बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, जब ऑक्सीजन ली नहीं, वो अनएरोबिक है। तो ये काटो, ये गलत हो गया। तो ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो अब एक बात समझाओ मुझे, आप बताओ किसी वाटर बॉडी में अगर थर्मल पोल्यूशन हो जाता है, किसी बॉडी में थर्मल पोल्यूशन यानी कि तापीय प्रदूषण यानी कि ऊष्मीय प्रदूषण, तो मुझे ये बताइए उसके डीओ की पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन या गुलित ऑक्सीजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताओ। ये भी यूजीसी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, डीओ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बहुत प्रणाम जितेंद्र कुमार जी, जल्दी बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा गुलित ऑक्सीजन पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कम हो जाएगा। अरे वाह, आप लोगों को तो याद है, क्या याद है, बहुत याद है। डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है यूजीसी का, क्या है, आइडेंटिटी द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। प्रदूषित जल के कारण होने वाले मानव रोगों के सही समूह की पहचान कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर से
टीबी नहीं होती है, इसको काटो, ठीक है, टीबी नहीं होती है, काटो, टीबी नहीं होती है, काटो। ये होता है कोलेरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड और पोलियो, बिल्कुल ये राइट आंसर है। हेजा, अतिसार, आंतरजो यानी टाइफाइड और पोलियो, ये होता है, ठीक है। ये क्या है? वाटर बोर्न डिजीज है, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारी चीजें रिवाइज इसीलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपके दिमाग में है कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस की बात है कि कॉन्फिडेंस यहां से अप करना है, ना कि डाउन करना है। किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आ रही है तो परेशान मत हो, उसको 2 बार देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। आगे है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीसी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कह रहा है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी द्वारा किए गए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के क्या लाभ हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपको पता है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नया है, इसके क्या लाभ है, क्यों आया है? तो इसमें क्या है कि जो अब स्टूडेंट की चॉइस पे सारी चीजें छोड़ दी गई है, यानी कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक बना रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। स्टूडेंट जो चाहे, जहां चाहे, जैसे जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगा, मार्क्स नहीं होगा, ये सब बातें हैं। तो पहला क्या है? फोकस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होगा, पहला बिल्कुल ठीक है। अलाउ स्टूडेंट टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, बिल्कुल ठीक है। छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक और अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति है, बिल्कुल ठीक है। और एजुकेशन को ग्लोबल लेवल का यानी कि वैश्विक लेवल का बनाना है हमें, बिल्कुल अच्छी बनाएंगे हम वैश्विक लेवल की, ये भी बात ठीक है। डी कह रहा है मेक इट्स इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। नहीं, मार्क्स तो दिए ही नहीं जाते इसमें, नंबर तो दिए ही नहीं जाते भाई, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अंक नहीं दिए जाते, तो इस डी को काट दो, ये गलत है। छात्रों को अलग अलग समय पर और विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोई भी जो अच्छा सब्जेक्ट है वो पढ़ सकता है जो उसके इंटरेस्ट का है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, तो ये भी ठीक है। यानी कि डी वाला नहीं है, जिसमें डी है वो काट दो, डी ये है, डी ये है, डी ये है, काट दो। बच गया कौन सा? ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपसे पूछा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑटोनोमस कॉलेज कैन ग्रांट डिग्री इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। कह रहे हैं कि स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र होकर उपाधियां प्रदान कर सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी से स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप ही देखते हो कॉलेज तो एफिलेटेड होते हैं भाई, ठीक है, गलत। ऑटोनोमस कॉलेज ग्रांट ओनली बैचलर्स डिग्री, नहीं, कौन किसने कहा? इंडिपेंडेंट तो होना ही नहीं है यूनिवर्सिटी से भाई, ये भी गलत। एक्सेप्ट डॉक्टरल डिग्री ऑल अदर डिग्री ऑफ डिप्लोमा कैन बी ग्रांटेड बाय ऑटोनोमस कॉलेजेस, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है ना, ये कोई जरूरी थोड़ी है। ये देखो, whatever may be the degree or diploma, autonomous college can grant them under their own name but under the seal of affiliated university, ये बिल्कुल सही बात। चाहे कोई भी उपाधि या डिप्लोमा हो, स्वायत्त महाविद्यालय उसे अपने नाम के अंतर्गत प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुहर जो होगी वो विश्वविद्यालय की होगी। आपने देखा होगा मुहर हमेशा विश्वविद्यालय की होती है, जैसे कि ये यूजीसी, जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी से करके आते हो, जैसे आप केयू से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम तो होगा ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये राइट आंसर 4 हो गया इसका, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलो भी नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात करते हैं शब्दों की। यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा खेल है और इन शब्दों से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 2021-22 में भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शिक्षण को, टीचिंग को शिक्षण कहते हैं, लर्निंग एक अधिगम होता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन होता है अनुदेश, ठीक है, और एक होता है कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक, अफेक्टिव होता है भावात्मक, और साइकोमोटर होता है क्रियात्मक, ठीक है। ये शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में हमें जानना है। और एक शब्द होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। इन शब्दों से क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स और हर बार आते हैं और यहाँ पे हम बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं और स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इन शब्दों में क्या डिफरेंस है ये आराम से आपको सुनना है, आराम से आपको समझना है, ठीक है। टीचिंग जो है, शिक्षण जो है, उस वो एक तरह से ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है, क्योंकि टीचिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। ये आपको हर तरह से विकसित करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक कोग्निटिव यानी कि ब्रेन से संबंधित, ठीक है, आपको विकसित करता है। अफेक्टिव यानी कि आपको फीलिंग, भावनाओं से संबंधित आपको विकसित करता है। और साइकोमोटर यानी कि एक्शन, ठीक है। तो टीचिंग एक है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, सबसे ब्रॉड टर्म में मानी जाती है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग का निर्माण होता है टीचिंग शिक्षण में। और जो टीचिंग होता है वो एक सोशल है, सामाजिक है, हमें सबको पता होना चाहिए। टीचिंग एक सोशल है, एक सामाजिक है, और टीचिंग एक्सटर्नल है, ठीक है ना, बाह्य है। टीचिंग एक्सटर्नल है, बाह्य है, और टीचिंग एक फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार बेसिस पे चलता रहता है, जबकि लर्निंग जो है, जो अधिगम है, वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है, वो लगातार प्रोसेस नहीं आप सीख सकते हो, लेकिन वो है इंडिविजुअल, वो सोशल में हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन की बात करता है कि वो सीखना चाहता है कि नहीं। और इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग किया जाता है, किसी को ट्रेन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और इंस्ट्रक्शन में किसी को अनुदेश दिया जाता है, इसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण नहीं होता है बजाय टीचिंग के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोग्निटिव ब्रेन से संबंधित है, अफेक्टिव आपकी फीलिंग से संबंधित है, और साइकोमोटर आपके एक्शन से संबंधित है। तो ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों में अगर डिफरेंशिएशन करना आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन इन शब्दों से पूछे गए हैं। आप इन बार क्वेश्चंस को देखना उनको, ठीक है, प्लीज उन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। वो क्या है, जैसे ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में, एक क्वेश्चन आया हुआ है असर्शन रीजनिंग का, इसको एक बार देखिए आप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अब मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखना है, एग्जाम नजदीक है, तो आप मुझे क्षमा करें, हम पढ़ाई की बात करें। सबको मेरा दिल से बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। चलो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है, कह रहा है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। असर्शन ये कह रहा है कि शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक आदान प्रदान शामिल है, और इसलिए यह निर्देश और प्रशिक्षण से अलग है। ये मैंने अभी बात की थी ना कि टीचिंग है वो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या दिया है, इसके पीछे कारण क्या दिया है कि बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंज, क्योंकि निर्देश और प्रशिक्षण दोनों निचले क्रम के संज्ञानात्मक आदान प्रदान पे निर्देशित है, इसलिए वो टीचिंग से अलग है, क्योंकि टीचिंग में ये ज्यादा विकसित होती है। तो बिल्कुल ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है। और आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, एकदम सही बात है, तो ये बात सही हो गई, ठीक है, ये बात सही हो गई। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है ना। और सभी लोग कॉन्सेंट्रेट है क्या, एक बार मुझे यस और नो बोल दो कि सभी लोग कॉन्सेंट्रेट है, सबको मजा आ रहा है, चित्त शांत है, तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है ना सब लोग, एक बार आंसर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। चलो फिर ठीक है, और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं ज्यादा टॉपिक पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, और आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन मैच का इन शब्दों से क्वेश्चन आया है, तो मैच करना है, तो ये बिल्कुल आराम से मैच करते हैं। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इधर दिया गया है कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और वर्बल, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और मौखिक
कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनको हमें सामने लिखे हुए जो कॉलम है उनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनका विवरण है, उससे हमें मैच करना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो इन शब्दों से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इनमें ऐसा शब्द देख लो जो बहुत ही आपको बेसिक सा लगता है, जैसे सोशल जो होता है, सामाजिक कौन होता है, जो एबिलिटी टू रिलेट टू अदर, यानी कि जो अन्य के साथ संबंध जोड़ने की जिसकी योग्यता होगी उसी को तो हम सोशल कहेंगे, सामाजिक कहेंगे। तो सी का 1 आ रहा है, बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है, सी का 1। अगर आप इस ऑप्शन की तरफ जाओगे तो सी का 1 सिर्फ इसी में है, देखो। और आपको टाइम बचाने के लिए सीधा सा इसको क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना होता है, लेकिन आपको तो ये लगता है मैं तो ए भी देखूंगा, मैं तो बी भी देखूंगा, तो टाइम है मेरे पास। तो ऐसा नहीं करना है, घर आके समझ लेना है एग्जाम में क्या करना है। ठीक है भाई, ये मुझे समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ऐसे एग्जाम में टाइम को बचाना है, ठीक है, वहां जिद नहीं करनी। तो चलो मैं यहां चारों ऑप्शंस को समझा देता हूं। सोशल में तो हो गया, जो एबिलिटी टू रिलेट टू अदर होगा। और अगर मैं बात करूं कोग्निटिव कौन होगा, ब्रेन से संबंधित, अभी मैंने बात की थी, तो एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी कि अमूर्त समस्या का समाधान करने की उसमें क्षमता होगी, क्योंकि पूरा ब्रेन उसका विकसित होगा। तो ए का आ गया 4, ठीक है, ए का 4 आ गया। इमोशनल कौन होता है या भावनात्मक, किसमें ज्यादा एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है जो इमोशनल है, वो है एबिलिटी टू रीड अदर जो फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि दूसरों के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की हमें योग्यता हो जाती है। तो बी का 3 आ गया। और बच गया वर्बल यानी कि डी का आ गया एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज। आप कोई भी विचारों को सुस्पष्ट कैसे करोगे, जब आपके पास शब्द अच्छे होंगे, वर्बल अच्छे होंगे, तभी करोगे। तो डी का आ गया 2, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलो आगे चलते हुए आगे बात करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर थ्योरी रिवीजन करिए न, इससे क्या हो जाएगा, वहां थ्योरी लिखनी है क्या। अब मैं थ्योरी तो बोल रहा हूं, ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट रहें, इस तरह के कमेंट बीच में ना करें, अच्छे से शांति से पढ़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़िए इस चीज को, क्योंकि यहां हम एक एक क्वेश्चन को थ्योरी की तरफ जाएंगे। बीच में थ्योरी, कौन सी थ्योरी से क्या क्वेश्चन आए हैं वही तो करेंगे ना, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है यहाँ पे वही आए जिसको सिलेक्शन की जरूरत है। प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, चलो चलो अब ये है कुछ, ये शब्द हैं, इन शब्दों को आपको इधर इंप्लीमेंट करना है, मैच करना है, मिलाइए। इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्राइनेशन, निर्देश, प्रशिक्षण, कंडीशनिंग और सिद्धांत, इंडोक्ट्राइनेशन, आपको यहां पे मैच करना है, करिए, है ना। कोई स्टूडेंट क्या कह रहा है, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस का क्वेश्चन का 3 आंसर है। अरे 3 नहीं है बावड़े, 2 आंसर है, ध्यान रखना। सोशल कौन होता है, जो एक दूसरे से एबिलिटी टू रिलेट अदर होता है, ध्यान रखना। फालतू में ये मत करो कमेंट, ध्यान से समझो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनर और इंडोक्ट्राइनेशन। कंडीशनिंग, इंडोक्ट्राइनेशन क्या होता है, ये शब्द बड़ा अच्छा है। इंडोक्ट्राइनेशन वो होता है जो किसी बात को बिना आर्ग्यूमेंट आप मान लेते हो, वो इंडोक्ट्राइनेशन होता है। यानी कि कहने का मतलब, कोई आपसे कोई बात कहे और आप बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस बात को मान लो, यानी कि एक तरह से वन वे आपका है कि मैंने जो बात कह दी मान ले बस। दिस इज कॉल्ड इंडोक्ट्राइनेशन, यानी कि शिक्षक से छात्रों को विचारों को एक तरह से थोपना, मैंने कह दिया ना बस, ये वाली बात होती है इंडोक्ट्राइनेशन। वन वे इंपोजिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, ये इंडोक्ट्राइनेशन होती है, याद रखना। ठीक है, ये इंडोक्ट्राइनेशन होती है, याद रखना। ठीक है, तो अगर हम डी का क्या कर दें, 1 कर दें, तो डी का 1 इसी में है, देखो हो गया ना स्मार्ट, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन के अंदर है एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान होगा, वो एक निर्देश होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि ए का 4 आ गया। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लें, एग्जाम का टाइम है। ठीक है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है डिसिप्लिन, ड्रिल,
कंडक्टेड बाय द टीचर, यानी कि एक तरह से ट्रेन करना, एक तरह से डिसिप्लिन वे में, यानी कि शिक्षक द्वारा आयोजित अनुशासित ड्रिल होता है, वो ट्रेनिंग होता है। और कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग होता है इसमें अगर आप देखोगे सी का हमारे पास 2 है, यानी कि एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक के से छात्रों के विचारों की सहयोगी प्रस्तुति, एकदम कंडीशनिंग में, सहयोग में लेके काम करना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। तो ये इसका राइट आंसर 3rd हो गया। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बड़ी बात है, बड़ा उत्तम है। तो इसका 3rd आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक बार और करके दिखाइए। इन्हीं शब्दों से जो क्वेश्चन आए हैं वो अपना रिवीजन हो गया, फिर थ्योरी की तरफ आगे चलते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए। इधर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं और इधर कुछ टेक्निक दी गई है। कौन सी प्रभावशाली तकनीक होगी? बिल्कुल उसी तरीके से करिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे। ठीक है, शिक्षण के तरीके। फेस टू फेस इंटरैक्टिव मेथड क्या होती है? फेस टू फेस में, और इसमें आप देखना कौन सी ऐसी चीज है, जैसे ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो ऑनलाइन क्या होता है? स्वयं और मॉक, ये ऑनलाइन का है, डी का 1 आ रहा है। देखो आप, तो ये बड़ा सिंपल ऑप्शन बने हुए हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो सीधा सा, डी का 1 सिर्फ एक में ही है। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या होता है? आमने सामने संवादात्मक विधि, चर्चा के साथ प्रतिबिंबित करना, यानी कि आमने सामने, जैसे आप शीशे में देखते हो तो अपना चेहरा प्रतिबिंब होता है ना, वैसे ही आमने सामने बैठ के बात करना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कपल्ड विद डिस्कशन। तो ये हो गया ए का 4। बी है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड। क्या होता है? ओपन एंड लर्निंग, उसमें मॉड्यूल दे दिए जाते हैं ना, दिस इज द मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन होता है इसमें। ओपन किसमें? ओपन एंड डिस्टेंस में। तो बी का हो गया 3। और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग होता है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पैकेज होता है, क्रमोदेशित निर्देशात्मक पैकेज होता है, वो ये होता है। ठीक है, तो ये आ गया 3 आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। और पढ़ाई करते रहें, कॉन्सेंट्रेट रखें। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। द पर्पज अंडरलाइनिंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। क्या बोला गया है? शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित समर्थन प्रणाली का उद्देश्य सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है कि हम आईसीटी का यूज क्यों करते हैं, क्यों कभी हम टीचिंग में आईसीटी का यूज करें? क्योंकि हमारी जो लर्निंग आउटकम आए, जो शिक्षण के जो परिणाम आए, वो ऑप्टिमाइज आए, सर्वश्रेष्ठ आए, उत्तम आए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रीजन कह रहा है इन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड विद द इनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। एक प्रभावी निर्देशात्मक सहायता प्रणाली को सीखने की स्थिति में वृद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम कोई भी निर्देश इसलिए ही तो जोड़ते हैं कि उसमें जो भी हमारे इनहांसमेंट हो लर्निंग में, हम अच्छे से अच्छी कंडीशन में जाएं, और तभी तो हमारे पास ऑप्टिमम यानी कि लर्निंग आउटकम आएंगे। तो एकदम ये ठीक है और ये भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, शांति से समझते रहो, चित्त को रिलैक्स रखो, मन को शांत रखो। ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक बार छोड़ दो जो आपको आ रही है। अब आराम से पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो जाके चाय पी लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बी कॉन्सेंट्रेट। अगर एक यूनिट अच्छे से करनी है तो हर टॉपिक को, हर टाइटल को, हर शब्द को समझने की कोशिश करो। ठीक है ना? क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आएगी, साथ साथ थ्योरी करेंगे। सिर्फ थ्योरी करेंगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, याद रखें। चलो चलो, थैंक यू रितु मैम, सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये क्वेश्चन देखो क्या है, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना?
अब आगे फिर बात करेंगे और टॉपिक के बारे में, टीचिंग के ही। इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करके देखो। पहला स्टेटमेंट आया हुआ है कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। कह रहा है कि शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण के मूल सिद्धांतों में से एक यह है कि जीवन जीने की तैयारी के बजाय शिक्षा स्वयं जीवन होनी चाहिए। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको गलत कैसे कर सकते हैं? अगर इसको गलत करोगे तो दिमाग ही खराब है बस, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। बहुत बढ़िया बात है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था वास्तव में लोकतांत्रिक होनी चाहिए। तो आप भी तो यही चाहते हैं कि नई सामाजिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक होनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो ये ध्येय वाक्य है कि एक नजर में सब कवर, ये होना चाहिए भाई कवर, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखें, ठीक है। ये में दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब मैं याद करूं, अगर थ्योरी की बात करूं, हम फेज पढ़ते हैं टीचिंग के, शिक्षण के चरण की बात करते हैं, फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम 3 फेज के बारे में बात करते हैं टीचिंग की। एक है प्री एक्टिव फेज, एक है इंटरमीडिएट फेज और एक है पोस्ट एक्टिव फेज। ये 3 फेज होती है शिक्षण के, 3 चरण है, पूर्व चरण, मध्यवर्ती चरण और पोस्ट चरण। तो प्री एक्टिव फेज या पूर्व चरण क्या होती है? जब कोई टीचर क्लास में आने से पहले अगर अपनी प्लानिंग करके आता है, तैयारी करके आता है, दिस इज द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जैसे मान लो मैं हूं, तो मैंने पहले आपकी क्लास में आने से पहले अपने आप से तैयारी की, अपने आप से प्लानिंग की कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या कंटेंट देना है, सब कुछ ये बातें मैंने जो प्लानिंग में की, दिस इज माय प्री एक्टिव फेज और पूर्व चरण, ये प्लानिंग फेज हो गई। उसके बाद मैं आपकी क्लास में अब पढ़ा रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, दिस इज इंटरमीडिएट फेज, मध्यवर्ती चरण, ये हो गया। और उसके बाद जब आप पढ़ लोगे, जब आपका मूल्यांकन का टाइम आएगा, पोस्ट एक्टिव में होगा। इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन होता है, वो पोस्ट एक्टिव में यानी कि पोस्ट करियर चरण में होता है। तो ये 3 फेजेस के बारे में हम बात करते हैं, प्री एक्टिव, इंटरमीडिएट फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो, पोल का यहां कोई नहीं है क्वेश्चन। अब आप यहां पढ़िए, ये पढ़िए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण के उद्देश्य है। यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान से समझ लो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, नहीं चाहिए तो और बहुत दुकानें हैं और बहुत काम है, कहीं आराम से बैठ जाओ, वहां पे चाय पी लो, दुकान पे सामान ले आओ, घर वालों ने मंगवाया होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई कर लो प्लीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है शिक्षण के? यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला है टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन प्यूपिल्स, यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं उनमें वांछित परिवर्तन लाना। एक अच्छी टीचिंग का मकसद होता है कि आप जो भी विद्यार्थी हैं उसमें एक वांछित परिवर्तन लेके आए, एक अच्छा परिवर्तन लेके आए, ठीक है, क्योंकि वो एक सभ्य नागरिक की जरूरत होती है, सिर्फ सिलेक्शन सब कुछ नहीं होता है। दूसरा, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान हासिल करना, यानी कि एक दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है उसका कि उसको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल हो उसको। तीसरा है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, बड़ी अच्छी बात है, व्यवहार और आचरण को आकार देना, यानी कि एक अच्छी टीचिंग का मकसद होता है कि आपका दूसरों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका कंडक्ट, आपका आचरण अच्छा हो। ये बातें भी प्रदर्शित करती है, ये बातें भी शो करती है, ये बातें भी बताती है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करते, आपका व्यवहार और आपका आचरण भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। यह भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का कि जो भी आप सीख रहे हो
जैसे आप कहते हो कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे ही अच्छे सीखने की प्रवृत्ति भी हमें विकसित होनी चाहिए कि हमें पढ़ाया हुआ समझ में भी अच्छे से आ रहा है। तो ये छात्रों के सीखने के कौशल को भी डेवलप करना कि चीजों को ऐसे ऐसे सीखा जाता है। उसके बाद टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, यानी कि समाज को एक बहुत ही सामाजिक सकुशल सदस्य प्रदान करना। एक अच्छे टीचर को हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो आपकी से क्लास में बैठा है ये हमेशा के लिए स्टूडेंट नहीं है, ये बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, तो समाज में एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक भी दे। ये भी एक अच्छा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, विश्वास का गठन हो, आप में विश्वास बने। ऐसे नहीं है कि हर चीज में अविश्वास रहे, विश्वास बनने की कोशिश हो। और एक है नॉलेज रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, यानी कि आप पुरानी चीजों को रिकॉल करवाए। अच्छी टीचिंग का मतलब होता है कि पुरानी चीजों को, जैसे आप कहीं पढ़ाने गए तो आप क्लास में पहले पूछते हो ये आता है क्या, ये आता है क्या, तो आप उससे रिकॉल करवा रहे हो चीजों को। और फिर रिकॉग्नाइज, यानी कि नई ज्ञान के साथ उसकी पहचान करवाना। दिस इज कॉल्ड रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, ज्ञान का संस्मरण करना और नए ज्ञान की पहचान करवाना। और उसके बाद है बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन, एक ठोस नींव का निर्माण करना कि समाज में एक ठोस नींव दे रहा हूं मैं। एक अच्छी टीचिंग वो होती है। तो ये सारे के सारे एक अच्छी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, एक शिक्षण के उद्देश्य हैं, जहां से हर बार किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, टीचिंग में सारा खेल शब्दों का है। अगर शब्द सही से आगे समझ में ना तो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूनिट समझ में नहीं आई तो कम्युनिकेशन वाली यूनिट में फंस जाओगे, वो आपस में बहुत इंटरलिंक है। तो शब्दों को समझने की गहराई से कोशिश करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे यहां तक बताइए, सारी बातें आपको समझ में आ गई? आगे चलूं, यहां तक फ्रेंड्स सारी बातें समझ में आ गई क्या? बताइए। बताइए। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे एक क्वेश्चन है, ये इसको पढ़िए। कह रहा है कि द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इंप्लाइज दैट, शिक्षण के वाक्यांश टीएल मॉडल का अर्थ है कि, क्या अर्थ है टीएल मॉडल का? थैंक यू। टीएल मॉडल का क्या अर्थ है? टीएल मॉडल क्या होता है? अगर आप देखो इस शब्दों से पहचानना कि टीएल का मतलब यहां पे क्या है। टीचिंग और लर्निंग तो है ही है, तो सब में टीचिंग और लर्निंग दिया हुआ है। देखो अब कंफ्यूज कहां होगे, अंदर जो शब्द लिखे हैं उसमें देखना। क्योंकि आप बताओ मुझे, टीचिंग और लर्निंग आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं? ये बताओ मुझे भाई। शिक्षण और सीखना आपस में एक अभिन्न अंग ही तो हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स हैं, यानी कि शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित कार्य है। टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी, तो ये जो शिक्षण और सीखना है एक दूसरे से अभिन्न रूप से संबंधित कार्य है। तो इसका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। अब यहां आपको इजी लग रहा है बताने में, लेकिन वहां पे ऐसा लगता है कि टीचिंग भी है लर्निंग भी है, अब क्या करूं इनके साथ क्या करूं, है ना, ऐसा लगता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग से। यहां पे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझते हैं और फिर बात करते हैं कि यहां से किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस ईयर 2021-22 में, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी कि शिक्षण के स्तर, है ना, स्तर बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं, शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है ना, शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। देखो एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो। एक यहां हम लिखते हैं कि मेमोरी लेवल होता है, सबसे बेसिक होता है मेमोरी लेवल, ठीक है ना। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये शब्द हम याद रखते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल।
मेमोरी लेवल जो सबसे बेसिक स्तर है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ चीजों को रटवाया जाता है, ठीक है, रोट लर्निंग करवाई जाती है। यानी कि आपको मैं ये बोल दूं कि ये सीक्वेंस सिर्फ याद रखना है तो मैं आपको सिर्फ याद करवाता हूं। जैसे हम बच्चे होते थे तो हम मास्टर हमें क्या करते थे कि बात क के बाद ख, ए के बाद बी, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस हमें रटा हुआ है। तो जहां चीज रटवाने वाली बात की जाए वो होता है मेमोरी लेवल, जहां पे कोई खुद के एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं हो सकते, सिर्फ चीजों का सीक्वेंस रटा हुआ है, वो मेमोरी लेवल में आता है, जो सबसे बेसिक लेवल आता है। उसके बाद आता है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां उसमें समझ विकसित हो जाती है और वो तथ्यों के बीच संबंध बनाना सीख जाता है, यानी कि ये चीज हो रही है तो ये चीज क्यों हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने बचपन में रट लिया कि भाई जून जुलाई में बारिश होती है, मानसून आती है, ये आपका रटा हुआ था। लेकिन जब बड़े हुए तो आपने इसके रीजन को जानने की कोशिश की, इसके कारण को जानने की कोशिश की कि जून जुलाई के महीने के बीच और बारिश के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि इन तथ्यों के बीच रिलेशन क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो ये समझ आपने विकसित की तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। यानी कि कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाता है, फैक्ट्स के मध्य रिलेशन, फैक्ट्स के मध्य संबंध बनाने की बात ये करता है। और उसके बाद आता है सबसे टॉप लेवल का, दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल, सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यानी कि समस्या दी जाती है और उनको बोला जाता है कि खुद ही इसमें इंटरेक्शन करिए और इस समस्या का समाधान करिए। तो ये सबसे टॉप लेवल का होता है, जिसमें हम प्रॉब्लम सेंट्रिक भी बोलते हैं, समस्या आधारित या समस्या केंद्रित भी बोलते हैं। तो ये 3 लेवल बेसिकली होता है। एक ऑटोनोमस लेवल भी पढ़ते हैं हम। ऑटोनोमस लेवल मतलब स्वायत्त, अपने आप से चीजों को सीखना स्वायत्त होता है, ऑटोनोमस होता है। तो ये शब्द हैं जिसको हमें बात करनी है। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्रिटिकल थिंकिंग हमारी विकसित होती है, बहुत अच्छी बात, आलोचनात्मक सोच का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट या विकास होता है। ये शब्दों को ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपको इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं करूंगा। अपना चित्त रिलैक्स रखते हुए सारी बातों को सुनना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस श्रुति जी। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपको 21-22 में पूछा गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। शिक्षण के किस स्तर पर विचारों और सूचनाओं को पकड़ने और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। ये कौन सा लेवल होगा टीचिंग का, एक बार देखिए ये कौन सा लेवल होगा, ठीक है। ये कौन सा लेवल होगा, ये लेवल होगा, आप देखो इसमें क्या है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। एक तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, यानी कि आपने चीजें रटी हुई है, रटी हुई चीजों को आप सीधा बता रहे हो। दिस इज मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, ठीक है ना। ये क्या होता है, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, यानी कि आपने जो प्रेजेंटेशन, आपने जो आइडियाज इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक वे में सिर्फ बता रहे हो, आपने सीक्वेंस को रट रखा है, तो ये मेमोरी लेवल हो जाएगा, ये मेमोरी लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूजन दूर कर लो जो और आंसर दे रहे हैं वो, ठीक है फ्रेंड्स। बी कॉन्सेंट्रेट, बी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, ओनली बी कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद में इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, ये क्वेश्चन भी 2021-22 में पूछा गया, ये लेवल ऑफ टीचिंग से ही पूछा गया। इस क्वेश्चन में है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क, यानी कि शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की पहचान है क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो सबको आता है, सबको आता है ना, सबको आता है, सबको आता है, सब बताओ भाई। क्रिटिकल थिंकिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। किस में होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। आपका चिंतनशील स्तर, क्रिटिकल सोच कब होगी, अभी बात करी थी ना जब लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा, तो क्रिटिकल थिंकिंग में किसका हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल का हो जाएगा। बहुत शानदार, इसी कंसंट्रेशन, इसी एकाग्रता के साथ पढ़ते रहिए। जिसको नहीं पढ़ना है वो थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर चला जाएगा, लेकिन जिसको पढ़ना है वो यहां बैठा रहेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने चित्त को, मन को शांत रखें। सिलेक्शन का टाइम है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो नो बकवास, सीधी बात, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो हम काम करेंगे वो पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे या करेंगे ही नहीं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ठीक है। चलो, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि नॉलेज
comprehension and application level in Bloom's taxonomy belong to the higher level of cognitive learning. ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक सीखने के उच्च स्तर से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी हो तो मेरी पढ़ाई हुई यूट्यूब पे मिल जाएगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम एक ब्लूम टैक्सोनॉमी में चाहे हैरारिकी सेट करते हैं, किसके बेस पे हम किस किस के बेस पे बात करें, कोग्निटिव के बेस पे, ठीक है ना, अफेक्टिव के बेस पे और साइकोमोटर के। एक हायरार्की, एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि लो लेवल थिंकिंग कौन सा है और हायर लेवल थिंकिंग कौन सा है। ऐसा आपको कुछ याद आ रहा है? ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। मैं दोबारा बता देता हूं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम हायरार्की सेट करते हैं कोग्निटिव लेवल पे, अफेक्टिव लेवल पे और साइकोमोटर लेवल पे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक लेवल में, जिसमें हम लो लेवल थिंकिंग से टॉप लेवल थिंकिंग का ऐसा डायग्राम बनाते हैं और उसमें एक एक चीजें लिखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि नॉलेज, comprehension and application level in Bloom taxonomy belongs to the higher level of cognitive learning, कि जो आप cognitive learning का एक सीक्वेंस हायरार्की बनाते हो उसमें एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज टॉप लेवल पे आता है, नहीं आता भी टॉप लेवल पे। ये टॉप लेवल पे तो हम बात करते हैं जहां सिंथेसिस वगैरह की क्रिएशन की बात होती है वहां, तो ये तो गलत है। लेकिन स्टेटमेंट 2 कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम, जो हमारा भावात्मक का बनता है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन है वो टॉप लेवल में। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। तो एक गलत है और 2 सही है, तो ये राइट आंसर 4 हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बस बी कॉन्सेंट्रेट। चलो, ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग, हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ के उस थ्योरी में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे बेहतर रिवीजन हम नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बेहतर से बेहतर रिवीजन है, हमने बहुत स्टडी करके इस बात को इंप्लीमेंट किया है, तो प्लीज इसको फॉलो करें, बहुत बेहतर होने वाला है। ये बात मैं एग्जाम के बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में किस पर बल दिया जाता है। सिर्फ मेमोरी लेवल की बात करी है, याद करो वो जो हम पढ़ रहे थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल में सिर्फ रटवाया जाता है ना, तो यही पूछा है कि मेमोरी लेवल में क्या क्या होता है। तो याद रखना, ये एलिमिनेशन मेथड से कर दो। ये कह रहा है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, कि हम तथ्य के बीच संबंध देखते हैं। तथ्य के बीच संबंध मेमोरी लेवल में देखते ही नहीं है, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में तथ्यों के बीच संबंध देखते हैं। तो इसको काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। और क्रिटिकल थिंकिंग को कौन बात करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल बात करता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमने बात की थी, तो इसको काट दीजिए। काटो रे काटो, समीक्षात्मक चिंतन काट दो। तो हमारे पास बी और डी तो आना ही नहीं चाहिए, बी और डी तो और ये भी नहीं आना चाहिए। सेग्रीगेशन वन फीचर फ्रॉम अनदर, एक विशेषता को दूसरी विशेषता से अलग कब करोगे आप, जब कुछ समझ होगी तब तो करोगे, रटी हुई से कैसे कर सकते हो। तो इसको भी काटो। तो हमारे पास कौन सा बच गया, ए बच गया, सी बच गया और ई बच गया। ए सी ई इज द मेमोरी लेवल। ए सी और ई क्या आ गया, वो मेमोरी लेवल में आ चुका है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें। ए सी और ई इज द मेमोरी लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ए सी और ई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब ये खतरनाक, आइडेंटिफाई दोस फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है फ्रेंड्स। शब्दों को गौर से समझ लें, चीजों को गौर से पढ़ लें, आराम से रिवाइज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट रहें। जिसका मन विचलित हो रहा है वो भाग जाए यहां से, सिर्फ जिसको पढ़ाई करनी है वो बैठा रहे प्लीज चित्त शांत करके। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई दोस फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अधिगम करता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। यानी कि अब आपसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा। मैंने भागने की बात क्यों कही फ्रेंड्स,
क्योंकि आप मेरे सारे प्रिय हो। मैंने भागने की इसलिए बात की कि ये टाइम खराब नहीं करना है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो छोड़ो, कुछ और पढ़ो। भागने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अदरवाइज ना लें कि सर तो ऐसे कह रहे हैं। नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां कोई बैठा है उसका भला होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ठीक है। चलो, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ओवन वर्ड्स। विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। ये तो सही बात है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं के शब्दों में, अरे आप अपनी भाषा में किसी चीज को कब समझाओगे? जब आपने चीजों को समझ रखा है, जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, तभी तो आप अपनी भाषा में समझा पाओगे। नहीं तो आप सीधी रटी रटाई उसी की भाषा बोलोगे। अगर आपको समझ है तो अपनी भाषा बोलोगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बी कह रहा है द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट्स टॉट। विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। सिर्फ तथ्य पढ़ा दिए, ये याद कर रहा है, रट रहा है, तो ये मेमोरी लेवल का होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का तो नहीं होता। तो काटो रे काटो, इसको काटो, ठीक है, बी को काट दिया। अब कह रहा है द स्टूडेंट्स गिव्स हर his or her own example in order to explain a point। किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए वो स्वयं के एग्जाम्पल देता है। तो कितनी अच्छी बात है। खुद के एग्जाम्पल कब दोगे आप कि ऐसा करने से ऐसा होता है? देख, मैं मेरे उदाहरण से समझाता हूं। ये बात तब कहोगे जब आपने चीजों को समझ रखी होगी, तभी, ठीक है। तो ये भी बड़ा सही है, ठीक है। ये नहीं, ए भी आ गया और सी भी आ गया। डी कह रहा है द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वेज। यानी कि विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थों की व्याख्या करता है। और अनेक तरीकों से कब करोगे? जब आपने चीज समझी होगी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। ई कह रहा है द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूस द सीक्वेंस टॉट। विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही क्रम में सिर्फ प्रस्तुत करता है। जो पढ़ाया गया वैसे वैसे बता रहा है, बस उसको सीक्वेंस याद है। तो ये रटी हुई बात हो रही है, ये मेमोरी लेवल की है। तो इसको भी काटो रे। तो क्या आ गया हमारे पास? ए, सी और डी आ गया। और ए, सी, ई और डी इज द राइट आंसर। और ये फोर्थ ऑप्शन हो गया, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब इसको बताओ, विच लर्निंग आउटकम आर इंटेंट इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। फोर के घुमा के हर एक क्वेश्चन को देख लिया। अब इससे बाहर क्या पूछेगा? इसके बाहर तो आपकी समझ काम करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अंडरस्टैंडिंग की बात की है तो आपको पता है जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो तथ्यों के बीच संबंध देखा जाएगा, यानी कि सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स। बिल्कुल बहुत सही बात है। ये लो, बिल्कुल, क्योंकि जो पहला है लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्यास्मरण और धारण करना, ये मेमोरी लेवल का आ गया। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन जो होगी वो किस में होगी? रिफ्लेक्टिव में होगी। और मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन भी मेमोरी लेवल में होगी। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का कौन सा है? सिर्फ बी है। ऐसे ऐसे शब्दों को एक एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को देख लीजिए, फिर नया क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन्हीं ऑप्शंस में तो बनेगा। ये चीज विकसित कर लो फ्रेंड्स, फिर देखना सब बहुत बेहतर होगा। अब इस क्लास के बाहर जाओ ना तो ऐसे होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने पढ़ लिया है, अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो। अगर ये कॉन्फिडेंस आता है तो मजा है पढ़ने का, नहीं तो कोई मजा नहीं है, फिर तो बकवास हो जाएगी बात, ठीक है। आपका और मेरा समय बर्बाद होगा। आपको पता है ना फ्रेंड्स, बहुत एनर्जी लग रही है मेरी भी और आपकी भी। तो अच्छे से चीजों को ग्रहण करके जाएं, बहुत बेहतर होगा, ठीक है, बहुत बेहतर होगा। ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार और अति उत्तम टॉपिक है एक टीचिंग का, जिसमें हम की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की बात करते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें की और हेल्पिंग बिहेवियर आता नहीं, ये आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, यहां से थ्योरी को भी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है द की बिहेवियर ऑन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। एक प्रभावी शिक्षक का प्रमुख व्यवहार निम्नलिखित में से कौन कौन सा है? एक की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। क्या तुम्हें याद है वो बात जब हमने की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की बात करी थी? और इसमें मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर। आप एक बार देखो तो सही, सब मिलेगा। तो की बिहेवियर क्या क्या होता है, इसमें आपको ये छांटना है। एक तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, शिक्षक कार्य अभिविन्यास होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन में वैरायटी होनी चाहिए और लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए। ये बी, सी और डी ये की बिहेवियर है। जो बच गए स्ट्रक्चरिंग और प्रोबिंग, ये हेल्पिंग बिहेवियर है। तो शिक्षण कार्य अभिविन्यास
निर्देशात्मक विविधता और पाठ की स्पष्टता, ये मुख्य व्यवहार है किसी भी टीचिंग में। जो संरचना और जांच बच गई, ये एक हेल्पिंग बिहेवियर है। तो इसका राइट आंसर आ गया BCD, और ये राइट आंसर हो गया BCD। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया BCD। ठीक है, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। वही की बिहेवियर वाली बात हो गई। निम्नलिखित में से उस प्रभावी शिक्षण का व्यवहार का आधार मुख्य व्यवहार। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो अभी लिखो, मुझे की और हेल्पिंग बिहेवियर की वीडियो देखनी है। आप देखोगे तो अपने इसी चैनल पे मिल जाएगी। आप ऊपर टाइप करना की एंड हेल्पिंग बिहेवियर बाय मुकेश गोयल, आपको मिल जाएगा। आराम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा और नंबर पक्के हो जाएंगे। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, तो कौन सा है की बिहेवियर आपको बताना है। तो इसमें जो लास्ट वाला है, प्रमोटिंग लो एरर रेट, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज लेवल ऑफ स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब का है की बिहेवियर है, ये मुख्य व्यवहार है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार। अब आते हैं थ्योरी की तरफ, और फिर इस थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ी शांति से टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करना है, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना। ठीक है, एक होता है फॉर्मेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्माणात्मक। कौन सा? निर्माणात्मक। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, हम दोनों मीडियम में पढ़ते हैं। निर्माणात्मक में क्या होता है, याद रखना ये बात कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसको कहते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जिसमें हम लगातार मूल्यांकन करें, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन करें, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। जैसे आपकी क्लास में पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन पूछे, तो वो कौन सा इवैल्यूएशन है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। और बेसिकली ये हम इनफॉर्मल में ही मानेंगे, ये बेसिकली इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। क्यों होता है बेसिकली इनफॉर्मल, अनौपचारिक? क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए बेसिकली इनफॉर्मल या अनौपचारिक माना जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, और इसमें बेसिकली इंप्रूवमेंट की बात की जाती है कि आप में फटाफट इंप्रूवमेंट आए। तो तीन शब्दों को याद रखना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन वो है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे यानी कि लगातार होता है, बेसिकली इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होता है, और इंप्रूवमेंट की बात करता है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, और ड्यूरिंग द स्टडी होता है, ये याद रखना, ड्यूरिंग द स्टडी, अध्ययन के दौरान जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो ड्यूरिंग स्टडी भी याद रखना, ड्यूरिंग स्टडी, अध्ययन के दौरान भी याद रखना, चित्त शांत करके। ठीक है, और समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो संकलनात्मक होता है, सबसे लास्ट में होता है, जब आपका काम समेट दिया जाता है यानी कि एंड ऑफ द स्टडी की बात होती है, तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है एंड ऑफ द स्टडी। जब आपका काम खत्म, जब आपको पूरा पढ़ा दिया, एंड ऑफ द स्टडी के बाद जो इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव होता है, ये याद रखना। ठीक है, समेटिव होता है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। ठीक है, और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है इसमें याद रखना, नॉर्म रेफरेंस होता है, रैंक की बात होती है एक तो, और एक परसेंटाइल की, नॉट परसेंट, परसेंटाइल बोल रहा हूं, जो यूजीसी आपके रिजल्ट्स निकालता है परसेंटाइल में। अगर नॉर्म रेफरेंस का जिसमें रैंक निकलती है, परसेंटाइल निकलता है, वो कौन सा होता है? नॉर्म रेफरेंस होता है, ध्यान रखना। और क्राइटेरिया रेफरेंस वो होता है जिसमें पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है कि इतने नंबर लेके आने हैं, मींस पहले से क्राइटेरिया फिक्स हो जाए, ये इतने नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे, तो दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो ये सारे शब्दों को याद रखना, यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं तो यहां से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और एक है, अगर मैं बात करूं, एक है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मात्रात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक मूल्यांकन, तो आप शब्द से ही समझ रहे हो कि मात्रात्मक मूल्यांकन क्या होता है। मात्रात्मक मूल्यांकन वो होता है जहां सिर्फ नंबरों की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, यानी कि इसको स्कोलेस्टिक अचीवमेंट भी कहता है कि आपको सब्जेक्ट में कैसा आपने परफॉर्म किया है, आपको कितने नंबर आए हैं, मुझे इतने नंबर आए, मुझे इतने नंबर आए, दिस इज ओनली क्वांटिटी।
ठीक है, उससे कोई ज्यादा बेहतर चीज नहीं होती है। नंबरों को झोले में डाल के घूमने से क्या होगा, है ना। आप में क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक, यानी कि आप में ठीक है नंबर तो आ गए, लेकिन आप में गुणों का रूप में भी इवैल्यूएशन, आप में एथिकल वैल्यूज कितनी है ये भी आपका एक मूल्यांकन होना चाहिए। आप में मॉरल वैल्यू कितना है, ये दिस इज द मॉरल असेसमेंट। आपका नैतिक मूल्यांकन होना एक क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है, एक गुणात्मक मूल्यांकन है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2021-22 में आया और इस क्वेश्चन को देखिए, इससे बेहतर मेथड नहीं हो सकता। आप इस मेथड से पढ़ते जाइए, थ्योरी के साथ क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा रिवीजन हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। असर्शन कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और सीखने में प्रेरणा और जुड़ाव के स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देशित है। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मेटिव एक तरह से कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है, लगातार चलता है। जैसे मैं आपकी क्लास में पढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिस इज द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एंगेजमेंट, मोटिवेशन सब बढ़ेगा और आप में इंप्रूवमेंट की बात होगी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें देखो यही बात, इसका रीजन क्या दिया है, यही दिया है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि हम जब मोटिवेशन और एंगेजमेंट लेवल बढ़ेगा तभी तो हमारे में क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर सही रीजन है ए का। तो बिल्कुल शानदार, अति उत्तम क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 हो गया, ठीक है, बहुत शानदार। अब ये इनोवेशन इन द इवैल्यूएशन सिस्टम बड़ा शानदार है। कह रहा है इनोवेशन इन द इवैल्यूएशन सिस्टम हैव टू एम्प्लॉय सेफगार्ड द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशू ऑफ द टूल्स यूज्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और रीजन कह रहा है कि मूल्यांकन प्रणाली में नवाचारों का उपयोग किए गए उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के मुद्दों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना है। इसके पीछे रीजन है, द वेरी पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन इज फ्रस्ट्रेटेड इफ द इवैल्यूएशन टूल्स टू डोंट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यदि मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीयता और वैधता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो मूल्यांकन का उद्देश्य विफल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। पहला क्या कह रहा है कि भाई आप इनोवेशन करिए, इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छा करिए, लेकिन वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। अब जैसे आपने पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, फिर ऑनलाइन, फिर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऐसा चल रहा है। ये इवैल्यूएशन आप इनोवेटिव करते रहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये रिलायबल और वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए, अगर आपको रिलायबल और वैलिड नहीं है तो आप में अविश्वसनीयता बढ़ जाएगी। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत शानदार। ये करके दिखाओ, when the data tell us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called, the process क्या है, जब परीक्षण डेटा हमें परिभाषित क्षेत्र में किसी छात्र की दक्षता के स्तर के बारे में बताता है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। अरे आपको डिफाइंड एरिया दे दिया है, डिफाइंड एरिया दे दिया है, डिफाइंड एरिया दे दिया है, परिभाषित क्षेत्र दे दिया है, यानी कि क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। तो कौन सा होगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग हो गई, मानदंड संदर्भित परीक्षण हो गया ये, ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। क्या बात है, सब सही चल रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सब बढ़िया है ना। एक बार ठीक है, मैं अब ज्यादा इसलिए आपसे सब बात नहीं कर रहा कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है।
क्या कब होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन? अभी तो बताया रे, अभी बताया कब होता है ये, ड्यूरिंग टीचिंग होता है, बताया था ना। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, जब मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है तो उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ये बताया था ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत शानदार, थैंक यू जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं आ जाता हूं ना, मैं आपके साथ ही रहता हूं। ये देखो, यहां से भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले थ्योरी को पढ़िए, फिर इससे क्या क्वेश्चन आता है उसको दिखाऊंगा। ये कह रहा है डायलॉजिकल डिस्कोर्स और ऑथोरिटेटिव डिस्कोर्स। ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, टेंशन मत लेना, जो बात याद करनी है वो आप तक पहुंचा दूंगा मैं। बिल्कुल चित्त को शांत करके बैठिए। ये कह रहा है कि टीचिंग में दो तरह के हम बात कर सकते हैं, यानी कि दो तरह से बात हो सकती है। एक तो होती है डायलॉजिक। डायलॉजिक मतलब आप संवाद कर रहे हो, संवाद कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट की बात को सुना जा रहा है बिल्कुल अच्छे से, स्टूडेंट प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहा है, वो होता है डायलॉजिकल डिस्कोर्स। और ऑथोरिटेटिव डिस्कोर्स वो होता है जिसके अंदर स्टूडेंट को सिर्फ थोपा जाता है, स्टूडेंट की बात नहीं सुना जाती, एक तरह ऑथोरिटी बात, अधिकार समझा जाता है स्टूडेंट पे। दिस इज ऑथोरिटेटिव डिस्कोर्स। ठीक है, तो आपसे को इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। हर बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाना लग गया कि कौन सा डायलॉजिक का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। डायलॉजिक यानी कि जहां पे स्टूडेंट सही से इंटरेक्शन करता है टीचर के साथ, वो डायलॉजिकल होता है, यानी कि वो संवाद प्रवचन होता है। और अथॉरिटेटिव होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टीचर की बात सुनी जाती है, स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो अथॉरिटेटिव होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो लिखे हैं डायलॉजिक के, वो कौन कौन से हैं? जहां पे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ठीक है, ट्यूटोरियल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ये सारे डायलॉजिक के हैं। और अथॉरिटेटिव के कौन कौन से हो गए? चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है, और लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे अथॉरिटेटिव में। एग्जाम्पल याद रखना, याद रखोगे ना? चलो वेरी गुड, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 2021-22 में। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच आर कॉल्ड डायलॉजिक। शिक्षण विधियों के निम्नलिखित स्पेक्ट्रम में पहचाने जिन्हें संवाद कहा जाता है। डायलॉजिक में कौन सा है? बताओ रे, डायलॉजिक में कौन सा है? अभी तो दिखाया था, बताओ डायलॉजिक में कौन सा है? एक तो ट्यूटोरियल आएगा, ठीक है ना, और एक जहां पे इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। ये दोनों डायलॉजिक के हैं, ध्यान रखना, बी और सी, यानी कि ट्यूटोरियल और केस स्टडी, समूह चर्चा और इंटरैक्टिव प्रस्तुति, ये बी और सी डायलॉजिक में है। और बाकी जो बच गया वो क्या है? वो अथॉरिटेटिव में है। तो राइट आंसर क्या है? डायलॉजिक पूछा है तो बी और सी, बी और सी इज द थर्ड राइट आंसर, थर्ड राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ये देखो, एक इफेक्टिव, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? इफेक्टिव टीचिंग का घटक कौन सा नहीं है? बताओ, फटाफट बताओ, इफेक्टिव टीचिंग कौन सी नहीं है, यानी कि प्रभावशाली टीचिंग नहीं है। पहला कह रहा है क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना। अरे छात्रों की जांच के लिए अगर प्रश्न पूछोगे ये तो इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। लेकिन आपको पूछा है कि कौन सा इफेक्टिव नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। दूसरा है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फीडबैक, छात्रों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, फीडबैक देना। ये तो अच्छी बात है, फीडबैक दोगे तो ये तो इफेक्टिव है, जबकि आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा इफेक्टिव नहीं है। तीसरा, बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन, लचीलापन होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जितना फ्लेक्सिबल होगे, किसी स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है, किसी को बाद में आना है, तो ये तो इफेक्टिव का है। ये तीनों तो इफेक्टिव कंपोनेंट है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, ये इफेक्टिव नहीं है। छात्रों के व्यवहार की प्रतिक्रियात्मकता, ये इफेक्टिव नहीं है। आप हर छात्र के व्यवहार में प्रतिक्रिया दोगे बार बार, तो ये इफेक्टिव में नहीं आएगी, तो इसको काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए, यानी कि राइट आंसर हमारा 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो,
ये बताओ इफेक्टिव की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। फिर 2021-22 में क्वेश्चन आया और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड एज की बिहेवियर। इसमें की बिहेवियर पूछा है ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज एविडेंट फ्रॉम द रिसर्च। निम्नलिखित में से किसी शोध से स्पष्ट है कि शिक्षण की प्रभावशालीता के प्रमुख व्यवहार के रूप में नामित किया गया है। किसको किया गया है प्रमुख व्यवहार? की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर। वीडियो जरूर देख लेना। की बिहेवियर है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, और जो बच गया वो हेल्पिंग बिहेवियर, शिक्षक कार्य अभिविन्यास। ठीक है, ये क्या है? की बिहेवियर है, की बिहेवियर है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आप कर ही दोगे। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलसेंट लर्नर विच डिटरमाइन हिज और हर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट इज द। एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वो क्या होती है? आपको पता है किशोर, आप भी जब किशोर थे तब आपका क्या करते थे? मॉडलिंग बिहेवियर था ना आपका। आप कहते थे मैं तो इस जगह ऐसा बनूंगा, हीरो वर्शिपिंग होना मेरा ये फेवरेट है। तो हमारा जो भी हमारा विकास होता है सामाजिक और नैतिक, जो किशोरों का, वो मुख्य से कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग। तभी तो कहते हैं ना जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो हीरो है उनको गलत काम, गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत से लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसीलिए उनकी बात को बोला जाता है कि भाई थोड़ा सोच समझ के कुछ भी एक्शन करिए। ठीक है, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू। ये स्टेटमेंट ये करके दिखाओ, दो स्टेटमेंट है। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, हर क्वेश्चन प्यारा है क्या? अरे मैं प्यारा है तभी तो शामिल किया है, वरना तो शामिल ही नहीं करते। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रमोट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड असेसमेंट प्रोसेस। कह रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, तभी तो आपका हमने कंप्यूटर बेस्ड बात हो रही है ना, तभी तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में CBCS बोलते हैं, इन इंडियन हायर एजुकेशन इज न्यू एंट्री। बिल्कुल नई एंट्री है, क्योंकि आप जो चॉइस है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच करने के लिए हम भारतीय उच्च शिक्षा में पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली का नई प्रविष्टि कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये बातें हमने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने की पूरी कोशिश की फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक को करने की कोशिश की। और आप हमेशा खुश रहें, हमेशा पढ़ते रहें और अपना चित्त हमेशा शांत रखें फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसे है सब? बहुत अच्छे है ना सर? अब पूछा है आपने कैसे हैं, आपने इतनी देर पढ़ा दिया। अरे पढ़ना जरूरी था, बातें तो बाद में कर लेंगे, जब JRF होगी तो कॉफी विद ऑल, है ना, कॉफी विद ऑल ऐसा कर लेंगे हम, फिर बातें ही करेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बातें ही पल्ले रह जाएगी, फिर क्या रहेगा? ठीक है ना, सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।